संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के समय पीएम और राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के समय और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और ये बात है वर्ष 1962 की। वर्ष 1962 में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत में 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। आधार था इसका 52वां आक्रमण। भारत चीन युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 77 है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और वी गिरी राष्ट्रपति थे। वर्ष 1971 की बात है। 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक 52वां आक्रमण आधार था। भारत पाक युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 78 है, तीसरी आपातकालीन उद्घोषणा क्यों की गई थी? तो इसका आधार वर्ष जो था 1975 था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यह आपातकाल लगा था और आंतरिक अशांति इसका आधार था। आंतरिक अशांति के कारण तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। प्रश्न नंबर 79 है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा किसके समक्ष रखी जाएगी? तो इसका आंसर होगा संसद के सदनों के समक्ष। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक होगा। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का और ऐसा संकल्प संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। इससे साधारण बहुमत से। प्रश्न नंबर 80 है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट दोनों को ही प्राप्त है, जुडिशियल रिव्यू की पावर। और ये बात दी गई है आर्टिकल 13 में, 32 में और 226 में। प्रश्न नंबर 81 है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल समय समय पर टाइम टू टाइम विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्र अवसान कर सकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 174 क्लोज 2। इसके अनुसार सत्र अवसान से आशय है सत्र की समाप्ति से है, ना कि सदन के विघटन से या सदन के स्थगन से। सदन का सत्र अवसान होने के बाद 6 माह के अंदर दूसरा सत्र अवश्य आहूत किया जाएगा। यही बात अनुच्छेद 85 के क्लोज 1 में दी गई है राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र अवसान के बारे में, कि वह समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्र अवसान कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। प्रश्न नंबर 82 है, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो यह थी के.एम. मुंशी कमेटी। कौन सी कमेटी? के.एम. मुंशी कमेटी। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 83 है, पंगु सत्र क्या होता है? लेम डक सेशन। नवगठित लोकसभा से पहले वर्तमान लोकसभा का अंतिम तथा नई लोकसभा के शुरुआत के बीच का सत्र पंगु सत्र कहलाता है। वर्तमान लोकसभा सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाए वे लेम डक कहलाते हैं। वर्तमान लोकसभा सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाए हों वे लेम डक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, संविधान में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख केवल किसके लिए किया गया है? तो राष्ट्रपति के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो एक न्यायिक कल्प प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। प्रश्न नंबर 86, महाभियोग शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 56 के क्लोज 1 में, अनुच्छेद 61 में और अनुच्छेद 361 के पहले परंतुक में। प्रश्न नंबर 87 है, महाभियोग की प्रक्रिया पर उस सदन की कितने प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है महाभियोग की प्रक्रिया पर? तो इसका आंसर होगा जिस सदन में यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/4। प्रश्न नंबर 88, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है? तो ये लाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन करने पर।
प्रश्न नंबर 89 है, महाभियोग प्रस्ताव को कितने बहुमत से पास करना होता है? तो यह सदन की कुल संख्या के 2/3 2/3 बहुमत से पास करना होता है। प्रश्न नंबर 90 है, महाभियोग प्रस्ताव एक सदन से पारित होने के बाद दूसरा सदन क्या करता है? दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है, इंक्वायरी करता है। प्रश्न नंबर 91, दूसरा सदन भी कितने बहुमत से महाभियोग पारित करता है? तो आरोप सिद्ध होने पर 2/3 बहुमत से करता है पारित, और यह दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। दोनों सदनों से पारित होने पर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देगा। प्रश्न नंबर है 92, भारतीय संविधान में उल्लिखित महाभियोग का आधार किससे मिलता है? आयरलैंड के संविधान से। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इम्पीचमेंट के दौरान महाभियोग की प्रक्रिया में महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाए जाने पर राष्ट्रपति पेंशन और अन्य सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। प्रश्न 93, थुंगन समिति 1988 1988 क्या थी? योजना आयोग ने पीके थुंगन की अध्यक्षता में 1988 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ किया था। इसमें क्या बात बताई गई थी? पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की सिफारिशें क्या थी पीके थुंगन समिति की? तो थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय में क्या था? निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर मंडल या ब्लॉक पंचायत और उच्च स्तर पर जिला पंचायत। इस प्रकार थुंगन समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित थी। इस समिति ने कहा कि जिले में विकास व योजना के लिए केवल जिला परिषद ही मुख्य अभिकरण या एजेंसी होगी। राज्य स्तर पर योजना व समन्वय समिति का गठन किया जाएगा जो मंत्री के अधीन होगी और जिला प्रमुख उसका सदस्य होगा। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकाल 5 वर्षीय होना निश्चित किया था। राज्य विशेष की परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है, परिस्थितियों के अनुसार, सरकमस्टांसेस के अनुसार, परंतु कम से कम 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए अवधि। और समिति ने कहा कि यदि स्थानीय निकाय कानूनों के अनुसार न चल रही हो तो राज्य सरकार उन्हें भंग कर सकता है। प्रश्न नंबर 94 है, अशोक मेहता समिति 1978 क्या थी? तो यह द्विस्तरीय पंचायती राज समिति थी। द्विस्तरीय, ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। विकेंद्रीकरण की प्रथम इकाई जिला स्तर को माना गया, अर्थात जिला परिषद को ही विकास कार्यों का केंद्र बिंदु माना गया। ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को समाप्त कर देने की सिफारिशें इसमें की गई थी। किसमें? अशोक मेहता समिति में। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष होना निश्चित किया गया था। अशोक मेहता समिति में SC/ST के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित होना चाहिए। जनता सरकार ने 12 सितंबर 1977 को पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और सुदृढ़ बनाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। अशोक मेहता समिति के अध्यक्ष बने थे और यह रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की गई थी। अशोक मेहता समिति ने 1959 से 1967 के समय को पंचायती राज का उत्थान काल कहा था। 1959 से 1967 तक के समय को, 1965 से 1969 के समय को पंचायती राज का ठहराव काल कहा था। 1969 से 1979 1979 के समय को पंचायती राज का हास काल कहा था। समिति में कहा गया था कि चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संसाधनों को नियोजित करने योग्य बनाया जाए। जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए और मंडल पंचायत के अध्यक्ष का प्रत्यक्ष रूप से क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। ये बात बताई गई थी अशोक मेहता समिति में। विकास योजनाओं को जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाए तथा उन्हीं योजनाओं का क्रियान्वयन मंडल पंचायतों द्वारा किया जाए। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति की सिफारिश को नामंजूर कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया? अशोक मेहता समिति की सिफारिश को नामंजूर कर दिया गया। परंतु 3 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी। कौन सी? अशोक मेहता समिति के अकॉर्डिंग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में।
प्रश्न नंबर 95 है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक सदन को समय समय पर आहूत करेगा? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 174 के अनुसार। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्य विधानमंडल की कम से कम 2 बैठकें अवश्य होनी चाहिए। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक सदन को समय समय पर आहूत करने की बात अनुच्छेद 174 के क्लोज 1 में दी गई है। राज्य विधानमंडल की 2 बैठकें होंगी कम से कम, और दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यही बात अनुच्छेद 85 क्लोज 1 में राष्ट्रपति द्वारा संसद सत्र को आहूत करने के लिए कही गई है। प्रश्न नंबर 96 है, वे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहे उनके नाम बताइए। वे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहे, पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तीसरा वराहगिरी वेंकटगिरी, चौथा रामास्वामी वेंकटरमण, पांचवा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और छठा KR नारायण, कोचेरिल रमन नारायण। इस प्रकार से 6 उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट थे जो राष्ट्रपति भी बने। प्रश्न नंबर 97 है, पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा। यह बात किस में कही गई है? पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। ये बात कही गई है SR बोमई वर्सेज भारत संघ के बाद में। SR बोमई वर्सेज भारत संघ 1994 के बाद में। प्रश्न नंबर है 98, कौन से आयोग ने राज्यपाल की राजनीतिक नियुक्ति को अस्वीकार किया था? पूंछी आयोग ने, जो 2007 का था। पूंछी आयोग 2007 का राज्यपाल की राजनीतिक नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया था इसमें। प्रश्न नंबर है 99, सरकारी आयोग 1983 की सिफारिशें क्या थी? इसका आंसर होगा राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति संबंधित राज्य का निवासी न हो। निर्वाचन में हारे व्यक्ति की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में नहीं की जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। ये बातें सरकारी आयोग में बताई गई थी।